So hello everyone and welcome back to my channel. From today we are starting the practice of reading comprehension, and when I say practice I want you all to get ready for June 2024 एग्जाम। आप सभी को ये बात पता होगी कि आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो पेपर 1 में आते हैं 5 क्वेश्चन, दैट मीन्स यू स्कोर 10 मार्क्स आउट ऑफ देम। देन आपके पेपर 2 में इंग्लिश की बात कर रही हूँ, इससे आपके पूछे जाते हैं 10 क्वेश्चन, दैट मीन्स यू स्कोर 20 मार्क्स आउट ऑफ देम। अगर एक पर्टिकुलर सेक्शन से 30 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, दैट पर्टिकुलर सेक्शन टू मी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैं उस पर टाइम इन्वेस्ट करना चाहूंगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे सबसे कम टाइम इन्वेस्ट करते हैं, या फिर वो बिना पढ़े ही चले जाते हैं कि जो आएगा मैं उसमें से क्वेश्चंस पढ़ेंगे और निकाल लेंगे, पर उनका आता है 0 या फिर बहुत कम मार्क्स आते हैं। आज से आपके जब तक एग्जाम आने वाले हैं, जितना भी टाइम बचा हुआ है, उसमें हम लोग हर वीक में एक एक पैसेज को उठाने वाले हैं। आई विल ब्रिंग पेपर 2 क्वेश्चंस फॉर यू, पोएट्री पैसेजेस फॉर यू, देन मैं पेपर 1 के भी क्वेश्चंस आपके लेके आऊंगी, जिससे आपको ओवरऑल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक इतनी अच्छी प्रैक्टिस मिले, जिसको करके आप 5 में से 5 अगर ना लेके आते हो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स की वजह से, लेकिन आप उसमें से 4 या 3 मार्क्स तो लेके आओ। एंड अगर आप ऐसा कर लेते हो, इट इज अ फेयर डील। तो आज से हम लोग इस चीज को स्टार्ट करेंगे एंड मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अपने चैनल पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाऊंगी, जिसको बच्चा अच्छे से क्या कहते हैं रीच कर सकता है, अपने एग्जाम से पहले सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को देख सकते हैं। नाउ वन मोर थिंग कि मैं जो आज पैसेज लेके आई हूं, रिसेंट आपके 2023 में ही पूछा गया है, लेकिन मैं मारने वाली हूं एक तीर से 2 निशाने, बिकॉज आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस तो हम लोग करेंगे ही, इसकी कठिन लैंग्वेज को समझेंगे और अप्रोच जानेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को एग्जाम में किस तरीके से टैकल किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं जो पैसेज लेके आई हूं, पूछा गया है, वो पूछा गया है आपकी लिटरेरी थ्योरी की सबसे पहली थ्योरी न्यू क्रिटिसिज्म से। तो इस बात को ध्यान रखना कि आपके जो पैसेजेस होते हैं वो कहीं भी XYZ दुनिया से बाहर से नहीं दिए जाते हैं। पेपर 2 में शेक्सपियर का इस बार पैसेज दिया गया था, उसके सोनेट में से। देन आपके जितने एसेज होते हैं राइटर्स के, उसी में से ही एक पैसेज उठा के आपको दे दिया जाता है। भाई हम लोग टेक्स्ट तो पढ़ के जाते नहीं है, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो इतने सारे टेक्स्ट जो हम लोग ने नहीं पढ़ रखे हैं, वो आपका यूजीसी नेट आपके सामने रख देता है एंड उसमें से आपसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताने वाली हूँ न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में, कि आपको भाई न्यू क्रिटिसिज्म एज अ थ्योरी भी समझ में आ जाए और ये वाला पैसेज भी आपको समझ में आ जाए। तो मैं स्टार्ट करूंगी आपको पढ़ाने से व्हाट इज ओल्ड क्रिटिसिज्म। ठीक है, आप जब ओल्ड क्रिटिसिज्म को पढ़ते हैं तो वहां पे आपको कुछ कीवर्ड्स का ध्यान देना होता है एंड उसको करते ही आपके क्वेश्चंस बनने लगेंगे। ओल्ड क्रिटिसिज्म का सीधा सीधा मतलब होता है कि आपके सामने अगर कोई टेक्स्ट रखा हुआ है, तो आप उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को एनालाइज करोगे, जज करोगे, स्टडी करोगे, इवैल्यूएट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन। किसकी कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन? आपके ऑथर की कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन। किस ऑथर ने लिखा है, वो ऑथर कौन से एरा को बिलोंग करता है, उस ऑथर का कब जन्म हुआ था, उसने कितनी शादियां की थी, वो कौन सी मूवमेंट से या विचारधारा से जुड़ा हुआ था जिसकी वजह से उसने ये टेक्स्ट लिखा। मतलब कि आप उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को जोड़ देते हो उस ऑथर की कॉन्टेक्चुअल, बायोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल डिटेल से। इस टाइप के एनालिसिस को बेटा हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव एनालिसिस, जहां पे आप अपने पर्सनल ओपिनियंस, आपने अपनी विचारधारा उसमें जोड़ दी एंड जितनी भी आपने सब्जेक्टिव चीजें हैं, आपकी चॉइसेस, आपकी प्रेफरेंसेस, वो आपने टेक्स्ट में जोड़ दी एंड अब आप उस टेक्स्ट को एनालाइज कर रहे हो। सीधी साफ बात। अब आपके आते हैं न्यू क्रिटिक्स। ठीक है, आप लोग जब लिटरेरी थ्योरी को पढ़ोगे ना बेटा, तो उसमें आपकी सबसे पहली जो थ्योरी आएगी वो होती है आपकी न्यू क्रिटिसिज्म। ये कहते हैं ओल्ड क्रिटिसिज्म वालों को कि भाई ये कौन सा तरीका हुआ एक टेक्स्ट को एनालाइज करने का। इन्होंने कहा कि एक टेक्स्ट को अगर आपको एनालाइज करना है तो आपको बताइए कि टेक्स्ट से मतलब होना चाहिए या फिर उसके ऑथर से, कि उसने कब जन्म लिया, उसकी कितनी बीवियां थी, उसका कितनी बार ब्रेकअप हुआ, वो कौन से एरा में लिख रहा था। कहने का मतलब कि इनके लिए टेक्स्ट को अगर आप एनालाइज करें तो यू हैव टू डू अ क्लोज एनालिसिस ऑफ द टेक्स्ट। एक जो आपका टेक्स्ट है वो अपने आप में आइसोलेटेड है एंड काफी है, उसको अपने किसी भी कॉन्टेक्स्ट से जोड़ने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री से जोड़ने की जरूरत नहीं है, बायोग्राफी से जोड़ने की जरूरत नहीं है, उसके ऑथर से बेसिकली उसका कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। इस टाइप की एनालिसिस को बेटा कहा जाता है ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। मैं जो ये शब्द लिख रही हूं, इसी शब्दों से, आपके कीवर्ड से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं एंड अगर आप इसको ध्यान से सुन रहे हैं, अगर आप ऐसे बच्चे नहीं
नहीं है कि भाई जो रील्स देखते हैं एंड 60 सेकंड का ही जिनका अटेंशन स्पैन है तो वो तो अब तक इस वीडियो को छोड़ के भाग चुके होंगे, लेकिन जो बच्चे स्टे कर रहे हैं उनको पता है ये वीडियो लंबा होगा लेकिन मेरे काम का होगा, वो एंड तक देखेंगे। ये जो मैंने आपको चीजें बताई आप अपने नोट्स में भी अगर स्टोर करके रखते हो तो कभी भी आपको ओल्ड क्रिटिसिज्म एंड न्यू क्रिटिसिज्म के बीच की जो फर्क है वो किसी से पूछना एंड समझना नहीं पड़ेगा। हम लोग को समझ में आ गया कि न्यू क्रिटिसिज्म का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना एक टेक्स्ट की, क्लोज एनालिसिस करना एक टेक्स्ट की, पन्ने पे शब्दों में क्या लिखा हुआ है उसकी हम लोग एनालिसिस करें, ना कि ये सोचे कि ऑथर ने क्यों लिखा होगा, किस वजह से लिखा होगा एंड उसकी बायोग्राफी का इससे क्या रिलेशन है। इस टाइप की एनालिसिस को हम लोग कहते हैं न्यू क्रिटिसिज्म। अब जो हम लोग पैसेज पढ़ने वाले हैं बेटा यहाँ पे, वो मैं अपने आप को इनविजिबल कर दूंगी एंड मैं आपके सामने इस पैसेज को पढ़ूंगी, लेकिन अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर से उसको जाके देखिए, बिकॉज यहाँ पे मैंने सबसे पहले बताया है कि अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते हो तो ये एक सही तरीका होता है एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करने का, तो उसको जरूर से देखना। मेरी जो इस वीडियो में बताई हुई अप्रोच है वो ये है कि हम लोग पैसेज को देखने से पहले देखते हैं क्वेश्चंस को। तो चलो वन बाय वन हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं, एंड ऐसा मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि क्वेश्चंस पढ़ते ही 5 क्वेश्चंस है बेटा, उसको पढ़ते ही आपको आइडिया लग जाएगा कि उस बड़े से पैसेज के अंदर आपको क्या ढूंढना है एंड आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। चलो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। द मेथोडोलॉजी ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म सीक्स कोहेरेंस इन इमेजेस, थीम्स एंड पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेज। एंड आपने ये देखा कि ये जो 3 लाइनें हैं वो पेरेंथेसिस में लिखी हुई है, कोटेशन में लिखी हुई है। आपका क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट कुड बी द इंप्लीकेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, मतलब कि इस जो 3 लाइनें आपको ऊपर दी हुई हैं उसका क्या मतलब है, ये आपसे पूछा गया है। तो हम लोग को इतनी बात समझ में आ गई कि ये जो मेथोडोलॉजी ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म सीक्स जो भी लिखा हुआ है ये हम लोग को खुला खुला हमारे पैसेज में दिख जाएगा, एंड जैसे ही दिखेगा हम लोग उसका मतलब समझ जाएंगे बाकी पैसेज को पढ़ के कि क्या मतलब है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का, उसकी इमेजेस एंड उसकी थीम्स एंड पैटर्न्स को देखने का। अगला क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव पैसेज व्हाट डज लिटरेरी कैनन मीन। एक और चीज हम लोग को दिखाई देती है कि देखो पैरेंथेसिस के अंदर सिंगल कोटेशन के अंदर हम लोग को एक फ्रेज दिया है एंड हम लोग से सीधा सीधा पूछा है कि भैया आपके पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में लिटरेरी कैनन का क्या मतलब है। अब जैसे ही हम लोग को लिटरेरी कैनन दिखाई देगा हम लोग को आंसर हमारा मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, what kind of value judgment did practical criticism as a radical critical movement promote and promulgate। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन से हम लोग को एक बात तो पक्की हो जाती है कि हम लोग के पैसेज में कुछ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म से रिलेटेड हम लोग को मिलने वाला है, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन उसी से इंटर रिलेटेड पूछा गया है कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो एक मूवमेंट चला था वो एक्चुअल में क्या लोगों को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा था, तो ये भी हम लोग उसमें ढूंढेंगे, मिल जाएगा। चौथा क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव पैसेज क्लोज रीडिंग इंप्लाइज। अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया कि न्यू क्रिटिसिज्म का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट की क्लोज एनालिसिस करना। क्लोज एनालिसिस का मतलब ही होता है कि आप किसी भी कॉन्टेक्चुअल एंड हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफिकल डिटेल्स को पीछे छोड़ के एक साइंटिफिक एनालिसिस करते हो। ठीक है, तो अभी इस मेरे बोलने से ही आपको इसमें से आंसर मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग पैसेज में चलेंगे। पांचवा एंड आखिरी क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ I.A. रिचर्ड्स प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म वाज टू। अब जो भी बच्चा एक इंग्लिश लिटरेचर का पेपर देने गया है वो लिटरेरी थ्योरी पढ़ के गया होगा, वो I.A. रिचर्ड्स को पढ़ के गया होगा। आपके यूजीसी नेट ने कोई भी ऐसा पैसेज आपके सामने नहीं रखा होगा या आज तक नहीं पूछा है जो आपकी हवाइयां उड़ जाए, आपको पता ही ना हो। इस बार भी जो पैसेज पूछा गया था वो आपके शेक्सपियर की सोनेट नंबर 18 उठा के आपको दे दी थी। ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है आउट ऑफ द यूजीसी नेट स्टूडेंट्स कि वो ये पढ़ के आए होंगे। भाई हम लोग तो पढ़ के नहीं जाते हैं टेक्स्ट, हम लोग तो समरी से ही काम चला लेते हैं, तो हम लोग को प्रॉब्लम होती है कि एक्चुअल में क्या लिखा है उसको ढूंढने में। लेकिन हम लोग अब पैसेज की तरफ चलेंगे और उसको ढूंढेंगे। ठीक है, चलो तो मैं इसको पढ़ने वाली हूं, ध्यान से सुनना, बिकॉज इससे आपको ये भी पता चलेगा कि जब आप एग्जाम सेंटर में बैठे रहते हो, एंजाइटी में इस पूरे पैसेज को देखते हो, तो आप इंपॉर्टेंट चीजों को मिस कर देते हो। पर क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी बेटा क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब हम लोग के पास कीवर्ड्स हमारे माइंड में है, जैसे जैसे वो हम लोग को यहाँ दिखते जाएंगे ना, हम लोग उसको मार्क करते जाएंगे, एंड अब जब आप आंसर देखोगे तो आपका आंसर्स को क्लिक करना आसान होगा। एट स्कूल द स्टडी ऑफ लिटरेचर can still involve a close reading or practical criticism of a novel or a play or poem without much or any recourse to external material। अब आपको ये जो
पॉइंट तक है, समझ में आ गया होगा कि आपका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसी भी नॉवल, किसी भी प्ले या किसी भी पोयम की एक ऐसी एनालिसिस है जहां पे आप एक्सटर्नल डिटेल्स को इंक्लूड नहीं करते हो। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि एक्सटर्नल डिटेल्स का मतलब क्या है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज द मेथड ऑफ एनालाइजिंग अ पोयम इन आइसोलेशन। देखो मैंने इस वर्ड का यूज किया था ना, आइसोलेशन, from the circumstances of its production developed by I.A. Richards। ठीक है, I.A. Richards आपके एक बहुत बड़े लिटरेरी थ्योरिस्ट है, न्यू क्रिटिक हैं, जो बताते हैं कि भाई प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एक ऐसी टेक्निक होती है जहां पे हम लोग किसी भी पोयम को उठाते हैं एंड उसके एक्सटर्नल फीचर्स को ना ज्यादा फोकस करके उसके इंटरनल फीचर्स को फोकस करते हैं। ठीक है, जहां पे हम लोग का मतलब नहीं होता है कि वो कब प्रोड्यूस की गई, किसने प्रोड्यूस की एंड किस सन में की गई, इससे हम लोग का मतलब नहीं है। He felt that concentration upon the words on the page, शब्दों में क्या लिखा है उस पे concentrate करके the technical aspects of the ways verse creates effects would result in meaningful judgments upon whether a poem was intrinsically good or simply reputedly so। इससे ये लोग बताते हैं कि अगर एक टेक्स्ट में जो शब्द लिखे हैं उसको आप पढ़ लेते हो तो आपका काम बन जाता है, और ये एक सही तरीका होता है किसी भी काम को जज करने का। एंड ये कहते हैं कि आप ऐसा करके उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे ध्यान देते हो, ना कि उसके ऑथर ने क्या सोचा होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। इस चीज को ये लोग प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कहते हैं। Richards and his colleagues felt that this practice was scientific। ये जो तरीका होता है किसी भी टेक्स्ट को जज करने का प्रैक्टिकली, उसको कहते हैं ये लोग साइंटिफिक तरीका है, टेक्निकल तरीका है। एंड लेड टू द ऑब्जेक्टिव वैल्यू जजमेंट्स। ऐसा जब आप करते हो तो मैंने आपको वर्ड्स बताए थे सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, तो आप ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर रहे हो बेटा अपने काम की, आप अपने खुद के ओपिनियन एंड चॉइसेस अपने काम पे नहीं थोप रहे हो। He was part of a group of lecturers at Cambridge University who played a crucial role in the development of the discipline of English literature, whose methodology influenced critical practices, the new critics। ठीक है, I.A. रिचर्ड्स का ये जो काम था प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का, इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो आगे जाके लोगों को पसंद आता है एंड इसमें बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं एंड टुगेदर उन लोगों को क्या बुलाया जाता है कि भाई इन लोग का जो तरीका है वो न्यू क्रिटिसिज्म का है, तो ये सब मिलके न्यू क्रिटिक्स बन जाते हैं। कौन कौन? आपके जॉन क्रो रैंसम, देन आपके क्लीनेट ब्रूक्स, इसमें आपके F.R. ल्यूइस भी जुड़े हुए हैं, ये आपके यूनाइटेड स्टेट्स के न्यू क्रिटिक्स कहलाते हैं। देयर held universal meaning and significance through the aesthetic form, those deemed too formulaic to warrant academic scrutiny। अब देखो कठिन शब्द देख के परेशान ना होना, हम लोग को सिर्फ कीवर्ड्स पकड़ने हैं। इन्होंने कहा कि इनका जो तरीका था वो यूनिवर्सल बन जाता है, वो टेक्निकल बन जाता है, वो साइंटिफिक बन जाता है, जहां पे आपको सिर्फ काम की एस्थेटिक क्वालिटी से मतलब है, उसकी बायोग्राफिकल डिटेल से नहीं। और जो इनका तरीका था, द फर्स्ट रेवर्ड ग्रुप ऑफ टेक्स्ट इज ऑफन रेफर्ड टू एज द लिटरेरी कैनन। लिटरेरी कैनन का मतलब कि आप इन्होंने जिस टाइप का टेक्स्ट लिखा था उसको एक स्टैंडर्ड माना गया कि भाई ये एक स्टैंडर्ड तरीका है किसी भी काम को फॉलो करने का। अब मैंने पैसेज पकड़ लिया, पढ़ लिया, अब हम लोग वापस से क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था कि आपकी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की ये जो मेथोडोलॉजी है जो कहती है कि भाई आपकी इमेजेस, थीम्स एंड पैटर्न्स में कोहेरेंस होनी चाहिए, वो क्या कहने की कोशिश कर रही है? तो भैया ये प्रायोरिटाइज कर रही है ऑन इवैल्यूएटिंग अ टेक्स्ट बाय अडॉप्टिंग प्योरली लिटरेरी मोड ऑफ इंक्वायरी bereft of contextualization। भाई एक बच्चा जो एग्जाम सेंटर में बैठा है उसको ऐसे शब्दों के लिए मतलब पढ़ना उसके लिए एक बड़ी बात होती है। ठीक है, वहां पे आपको हर चीज का मीनिंग नहीं पता होता है, लेकिन अगर आपने मेरे लेक्चर्स को अच्छी तरीके से समझा, मेरे कीवर्ड्स को अपने दिमाग में उतार लिया कि मैंने बात की थी कि आप एक किसी काम को उसमें क्या लिखा है उसके बेसिस पे जज करते हो और कॉन्टेक्स्ट से मतलब नहीं रखते हो, तो आपका ये वाला आंसर अपने आप बन जाएगा और हम लोग को हमारा पहला आंसर मिल गया। चलेंगे दूसरा हम लोग आंसर देखेंगे कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव पैसेज व्हाट डज लिटरेरी कैनन मीन। हम लोग ने जब ये बोला कि इन्होंने जो टेक्स्ट लिखे और इनका जो तरीका बन गया वो एक वाइडली एक्सेप्टेड लिटरेरी कैनन बन गया, तो उससे हम लोग को समझ में आया कि एक स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेडिशनल तरीका बन गया है, ग्रेट ट्रेडिशन। अब भाई ये वो बात बच्चे समझ पाएंगे जिन्होंने F.R. ल्यूइस का
आपका ग्रेट ट्रेडिशन पड़ा है, जिसके अंदर आपके एफ.आर. ल्यूइस कुछ विक्टोरियन राइटर्स को उठा के बताते हैं कि भाई ये एक स्टैंडर्ड तरीका है जो आपके सारे नॉवेलिस्ट को फॉलो करना चाहिए। जो आपका लिटरेचर होता है ना बेटा, वो आइसोलेटेड चीज नहीं होती है, आपको एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करना पड़ता है। तो एफ.आर. ल्यूइस क्योंकि न्यू क्रिटिक है, उन्होंने आपके लिटरेरी कैनन के बारे में बात की है, जिसमें वो एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट को प्रमोट करते हैं कि देखो ये सही तरीका है नॉवल लिखने का। वही चीज आपके न्यू क्रिटिक्स के लिए भी अप्लाई की है कि न्यू क्रिटिक्स के अगर आप वर्क्स को पढ़ते हो तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका है टेक्स्ट को लिखने का, एक एस्टैब्लिश्ड रूल बेस्ड तरीका है, जहां पे आप टेक्स्ट को टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जज करते हो एंड उसके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग नहीं। तो ये हमारा आंसर बन गया। देन what kind of value judgment did practical criticism as a radical critical movement promote और promulgate? जो आपका practical criticism एक movement चला था जहां पे लोग कहने लगे कि भैया ऑथर को पीछे छोड़ दो एंड सिर्फ और सिर्फ मतलब रखो अपने टेक्स्ट से, वो कैसा तरीका था? वो था बेटा आपका यूनिवर्सल ट्रुथ्स को प्रमोट करने का। मैंने कहा ना, कीवर्ड्स का ध्यान देना, यूनिवर्सल, टेक्निकल, साइंटिफिक, ऑब्जेक्टिव, इन आइसोलेशन, इन सारे शब्दों को आप अगर क्वेश्चन में ढूंढेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग क्या करेंगे कि अपने दिमाग के हिसाब से पैसेज को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखो मैं इसके बाकी ऑप्शंस भी पढ़ती हूँ कि क्या आपका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कहता है कि भैया आपको क्रेडिट देना चाहिए इंटेंशनैलिटी को, कि भाई ऑथर ने क्या इंटेंशन होगा इस टेक्स्ट को लिखने का, उसको आप रेफरेंस देंगे, ये आपका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कहता है? नहीं, आप प्रिविलेज करेंगे इफेक्टिव डायमेंशन को। आप ये सोचेंगे कि ये जो टेक्स्ट लिखा गया है इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा मेरे रीडर्स के ऊपर। क्या आपके प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ने ये बात बोली? नहीं, आपकी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एंड न्यू क्रिटिसिज्म बोलता ही है कि हमें ना ऑथर से मतलब है ना रीडर से मतलब है, मुझे मेरे टेक्स्ट से मतलब है। तीसरी बात, वेलराइजिंग हिस्टोरिकल स्कॉलरशिप। क्या आपका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कहता है कि नहीं भाई मुझे ऑथर की हिस्ट्री तो जाननी पड़ेगी, किस एरा में लिखा गया था वो तो जरूरी है, क्या ऐसा उसने बोला? नहीं। क्या बचा हमारे पास कि टेक्स्ट में जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग से ही हम लोग अपना मीनिंग निकाल लेंगे। ये आपके न्यू क्रिटिक्स ने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के अंदर बोला। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव पैसेज, क्लोज रीडिंग का मतलब क्या है? तो क्लोज रीडिंग का मतलब है रीडिंग अ टेक्स्ट फोकसिंग ऑन द वर्ड्स एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स। अगर आपने कीवर्ड्स को समझा, सुना ध्यान से, तो आपके क्वेश्चंस बनने लगे। आप अगर बाकी बातों में उलझे रहोगे तो आपका नहीं बनेगा। थ्योरी अच्छी से पढ़े होनी चाहिए, आपको उसके कीवर्ड्स पता होने चाहिए, आपके क्वेश्चन चुटकियों में निकलेंगे एंड 10 के 10 मार्क्स आपके आएंगे। ठीक है, तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे हम लोग को ध्यान देना है, ये आपका क्लोज रीडिंग प्रमोट करता है। आखिरी क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ I.A. रिचर्ड्स प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म वाज। इनका क्या मतलब एम था प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को प्रमोट करने का? तो इनका ये एम था कि ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच को लेकर आए दुनिया के सामने कि भाई टेक्स्ट को जहां ओल्ड क्रिटिसिज्म, मैंने आपको पढ़ा है ना, ओल्ड क्रिटिसिज्म सब्जेक्टिव एनालिसिस को अपनाता है, आपका प्रैक्टिकल या फिर न्यू क्रिटिसिज्म बेटा आपकी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस को उठाता है। और जो मैंने पढ़ाया उसी में से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर आपने कीवर्ड्स को फॉलो किया तो आपके लिए ये पैसेज आसान हो गया। आज है आपका डे 1। हम लोग हफ्ते दर हफ्ते डिफिकल्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इसी तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे खुद से भी तो प्रैक्टिस करनी है, आपके कुछ 250 पैसेजेस एक जगह पे स्टोर्ड हैं। अगर आप हमारे इस पर्टिकुलर कोर्स को चेकआउट करते हो तो आपको पेपर खोजने ढूंढने नहीं पड़ेंगे। मैंने वहां पे ऑलरेडी आपके पूरे इंग्लिश के सिलेबस को सिग्रीगेट कर रखा है डिफरेंट सेक्शंस में। आपको लिटरेरी थ्योरी पढ़नी है तो आप सिर्फ लिटरेरी थ्योरी के क्वेश्चंस चेकआउट करिए। देन आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है तो आप क्लिक करो, सारे पैसेजेस आपके सामने खुल के आएंगे। भाई मैं तो आपको एक हफ्ते में एक ही पैसेज कराऊंगी, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मैं डेली प्रैक्टिस करूं ताकि मुझे और अच्छी प्रैक्टिस हो एंड एग्जाम तक मैं ये अपने 30 मार्क्स पक्के कर लूं। तो भाई आप यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको ना सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैच द फॉलोइंग, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस, देन हु सेड फॉर हुम, मैंने सारे सेक्शंस अलग एंड सिग्रीगेट करके रखे हैं। ये यूनिक फीचर आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलने वाला है। एनटीए नेट के इंटरफेस पे सिग्रीगेटेड क्वेश्चंस आप अगर लगाते हो अपने एग्जाम तक तो आपका प्रैक्टिस की ही वजह से इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि आप अपनी तैयारी में एक ड्रास्टिक चेंज देखने वाले हो। तो जरूर से इसको चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, नंबर भी आपको गिवन है, उस पे आप हम एक क्वेरी पूछ सकते हो, हम लोग आपको डायरेक्ट लिंक दे देंगे। ठीक है,
इसके साथ ही साथ आपको मेरे साथ जुड़े रहना है यूट्यूब के जरिए। जैसे आज फ्री एंड इतने अच्छे आपको लेक्चर्स मिले वो हमेशा मिलते रहते हैं। आप अगर उन पीवाईक्यूज को मैंने जो आपको बताया एक बार फ्री तरीके से करके देखना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन करिए। देन आपको उसका एक फ्री वर्जन मिल जाएगा जिसको आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। दिन में 20 क्वेश्चंस बच्चों को मिलते हैं, बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 फ्री। तो आप उसको पहले इस्तेमाल करें, फिर आप विश्वास करें। मेरे पेड कोर्सेस मिल जाएंगे आपको कुमार एजुकेशन ऐप के अंदर, जहां पे मेरा कंप्लीट कोर्स ऑन कल्चरल स्टडीज ऑलरेडी रेडी है। लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म कुछ ही समय में आने वाला है, तो मेरी सारी पेड सर्विसेज वहीं मिल जाएगी एंड पीवाईक्यू वाला पेड जो सेगमेंट है वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा। तो इन सारी चीजों का लाभ उठाएं एंड अपने नेट एंड जेआरएफ को पक्का कर लें। आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। नीचे कमेंट करना मत भूलना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसको फॉलो करोगे या नहीं, एंड अगर करते हो तो क्या हमारी ये अप्रोच अच्छी है या नहीं। आई नीड योर फीडबैक टू नो कि आप लोग किस तरीके से इन वीडियोस को रिसीव करते हो, ताकि मैं अगला वीडियो और बेटर बना पाऊं। सो डू लाइक द वीडियो एंड कमेंट मी डाउन योर फीडबैक। आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट in yet another video. Bye and take care.